नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शिवा कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्रम में हम संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं और संवैधानिक विकास में हमने पिछली कक्षाओं में कई चार्टरों का अध्ययन किया और जो पिछला चार्टर हमने पढ़ा वो 1853 का चार्टर था। 1853 का चार्टर कंपनी के इतिहास का ये अंतिम चार्टर माना जाता है और इस चार्टर के द्वारा कई सारे बदलाव किए गए जिन पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की है। और इस 1853 के चार्टर के द्वारा पहली बार भारत में कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों का पृथक्करण भी किया गया। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई, यानी कि अब नामजदगी को समाप्त कर दिया गया और ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जो कंपनी में सेवा देने वाले थे उनको अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा चयन किया जाना था, यानी आईसीएस की शुरुआत की गई थी। अब अगला जो महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास के क्रम में हमें पढ़ना होता है वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, 1858 के भारत शासन अधिनियम की शुरुआत जो होती है वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ब्रिटिश ताज के शासन की शुरुआत होती है। यानी कि कई बार आपसे एक दिवसीय परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में ताज के शासन की शुरुआत कब हुई, या क्राउन के शासन की शुरुआत कब हुई, या भारत में ब्रिटिश शासन ब्रिटेन के सम्राट के अधीन कब आया। तो ऐसे सभी प्रश्नों का जो जवाब होगा वो 1858 का अधिनियम होगा। 1858 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के बाद कई सारे बदलाव किए गए और उन एक एक बदलावों पर हम चर्चा करेंगे और ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव पर ही बात करेंगे जो भारत के संविधान पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। का भारत शासन अधिनियम, यह अधिनियम जो था ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जो विलियम डर्बी उनके द्वारा ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और विलियम डर्बी के द्वारा पेश किया गया यह अधिनियम 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश महारानी के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बना। तो 2 अगस्त 1858 को जब ब्रिटेन की महारानी ने हस्ताक्षर किया तो इसके बाद ये अधिनियम बना। लेकिन इस अधिनियम को 1 नवंबर 1858 को भारत में जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ने इसे इलाहाबाद में पढ़ा और इलाहाबाद में पढ़ने के बाद उन्होंने इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारतीयों के कल्याण का अधिनियम कह करके इस अधिनियम को संबोधित किया। यानी कि यह अधिनियम भारतीयों के कल्याण के लिए लाया गया है। तो ऐसा इसमें कई प्रकार के अधिकार भी दिए गए। तो इन अधिकारों को देख करके उस समय जो तत्कालीन भारत का शिक्षित वर्ग था उन्होंने इस अधिनियम को भारतीयों के अधिकार का मैग्ना कार्टा भी कहा। भारतीयों के अधिकार का मैग्ना कार्टा कई सारे शब्द आप लगातार सुनते रहेंगे। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाधिकार, यानी ऐसे अभूतपूर्व अधिकार जो इससे पहले प्राप्त नहीं हुए थे या ऐसे अधिकार जिनकी पहले कभी प्राप्त होने की संभावना नहीं थी और वो अधिकार अचानक से प्रदान कर दिया जाए। लेकिन जब बात आती है कि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किस भाग को कहती हैं, तो यहाँ भाग 3 को ध्यान दीजिएगा। यानी कि भारत में जो मौलिक अधिकार है उसे हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो 1858 के अधिनियम को भारतीयों के अधिकार का मैग्ना कार्टा भारत के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे यानी शिक्षित वर्ग थे उन्होंने इस बात को कहा। तो हमने इसमें जाना क्या कि 1858 का जब अधिनियम आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम डर्बी थे। और यह अधिनियम कब ब्रिटिश संसद से पारित हुआ, यह अधिनियम कब बना? तो यह बना 2 अगस्त 1858 को
तत्कालीन महारानी, ब्रिटेन की जो तत्कालीन महारानी थी विक्टोरिया, उनके हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम बन सका। इस अधिनियम को भारत में या ये सवाल बने कि जब यह अधिनियम पारित हुआ तो उस समय भारत में अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन था या कंपनी का प्रतिनिधि कौन था। तो इसको जानिएगा कि उस समय भारत में जो वायसराय थे जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग थे। हालांकि इस अधिनियम के बाद इन गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय भी बना दिया गया। इस पर आगे बात करेंगे। तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इसे कहाँ पढ़ा था, तो इसे इलाहाबाद में पढ़ा था। इसके संबंध में ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए माना जाता है कि इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी बनी थी। ऐसा प्रश्न एक दिवसीय परीक्षाओं में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की राजधानी नहीं है, और उसके संबंध में विकल्प आता है कि इलाहाबाद, दिल्ली, कलकत्ता और कोई अन्य शहर डाल दे, जैसे भोपाल डाल दे या फिर अन्य कोई लखनऊ डाल दे। तो इस बात को लेकर के आप आश्वस्त रहिएगा कि दिल्ली, कलकत्ता और इलाहाबाद ये राजधानियों के क्रम में माने जाते हैं, अन्य शहर नहीं माने जाते। तो एक दिन के लिए भारत की राजधानी इलाहाबाद को माना जाता है। आइए आगे बात करते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए या क्या क्या इसमें प्रावधान थे। प्रावधानों पर बात करते हैं। प्रावधानों में देखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के प्रशासनिक और राजस्व से संबंधित अधिकारों का नियंत्रण करती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे ही भारत में कंपनी का शासन समाप्त हुआ और कंपनी के शासन के समाप्त होते ही इससे जुड़ी हुई 2 अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं थी इंग्लैंड में, जिनमें एक थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी संस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आप जानते ही हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जब 1600 ईस्वी में कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार दिया गया तो उस समय उसमें कुल 217 साझेदार थे, और उन 217 साझेदारों में से ही 24 ऐसे सदस्यों को चुन करके निदेशक मंडल में शामिल किया गया, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया, जो कंपनी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपनी प्रतिक्रिया देते थे या निर्णय लेते थे। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में आप जानते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या कितनी, तो 24। ये लगातार सवाल आते रहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में जानिएगा कि यह जो संस्था थी ये 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1784 के चार्टर के द्वारा जब आप देखेंगे तो इसका उल्लेख किया गया है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काम था, ये कंपनी में जो राजनीतिक कार्य थे, प्रशासनिक कार्य थे, उनका निर्देशन का कार्य था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था। व्यापारिक कार्यों का जो दायित्व था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 में स्थापित हुई थी और इसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो 6 थे। इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, यानी कि कई तरह के सवाल बनेंगे। पहला सवाल ये बनेगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की समाप्ति कब हुई, तो 1858 के अधिनियम में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति कब हुई, 1858 के अधिनियम में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई, 1784 के चार्टर के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6 थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 24 थी। तो इनको लेकर के आप आश्वस्त रहिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या हालांकि 1853 के चार्टर में, जो अंतिम चार्टर था, उसमें घटा करके 18 कर दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण विषय था। कंपनी का शासन जब भारत में समाप्त कर दिया गया तो कंपनी के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कार्यपालिका के अंदर एक नए विभाग का सृजन किया, जिसे कहा गया भारत विभाग। भारत विभाग, और इस भारत विभाग के दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक मंत्री पद सृजित किया गया, जिसे कहा गया भारत मंत्री। भारत मंत्री, या इसे ही भारत सचिव भी कहा जाता है। भारत मंत्री या भारत सचिव कहा जाता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय भारत का जो क्षेत्र था वो एक बहुत ही व्यापक और बहुत ही अलग अलग तरह की विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र था, जिस पर नियंत्रण कर पाना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इसलिए भारत मंत्री या भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद भी बनाई गई जिसे कहते हैं भारत परिषद। भारत परिषद। और इस भारत परिषद में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 निर्धारित की गई थी, और इन 15 सदस्यों में से जो 8 सदस्य थे वो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा यानी क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, और 7 सदस्यों को जो व्यापारिक मंडल था, विभिन्न प्रकार का व्यापारिक मंडल, उस व्यापारिक मंडल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। तो व्यापारिक मंडल के द्वारा 7 सदस्य और 8 सदस्य जो थे वो सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो भारत परिषद का गठन कब किया गया? 1858 के अधिनियम में। और भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। इसमें यह शर्त भी रखी गई कि इस 15 सदस्यों में से 9 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवाएं दी हों। 10 वर्ष तक भारत में सेवा देने का उनको अनुभव हो, भारत में सेवा देने का अनुभव हो। और शर्त यह भी थी कि 10 वर्ष उन्होंने सेवा दिया हो पर उनको इंग्लैंड आए हुए 10 वर्ष से अधिक न हुआ हो। तो यहाँ एक बात स्पष्ट और जान लीजिएगा कि इन 15 सदस्यों में से 9 सदस्य ऐसे होंगे जिनको भारत में कम से कम 10 वर्षों तक सेवा देने का अनुभव हो और उनको सेवा दिए हुए 10 वर्ष से अधिक न हुआ हो। यानी कि ऐसा नहीं है अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष से इंग्लैंड में है या 12 वर्ष से इंग्लैंड में है तो उसे इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। यानी कम से कम 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए थे जो 10 वर्ष से कम समय यानी 7-8 वर्ष ही उनको भारत से इंग्लैंड गए हुए हुआ हो। तो यहाँ हमने देखा कि एक महत्वपूर्ण विषय यह भी आया कि भारत विभाग का गठन कब किया गया या भारत मंत्री पद का गठन कब किया गया, भारत सचिव पद का गठन कब किया गया और भारत परिषद का गठन कब किया गया, सदस्यों की संख्या कितनी थी। और इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर आप नज़र बनाए रखिएगा। परीक्षाओं की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इसके साथ साथ यह भी जानिएगा, हमने बताया कि 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में ताज के शासन की शुरुआत होती है। और इसके साथ साथ और भी कई विषय थे कि जैसे जो भारत सचिव था वो भारत सचिव भारत परिषद के संबंध में जो निर्णय लिए जाने थे उन निर्णयों पर मत देने का 2 अधिकार रखता था। 2 बार मत दे सकता था। पहला मत तो ये कि जब परिषद कोई सामान्य चर्चा करे तो उस दौरान वह मत देगा, यानी कि ये पहला मत होगा। और जब कभी समान मत हो जाए तो एक विशेष मत देने का भी अधिकार था, यानी कि जो भारत मंत्री या भारत सचिव था वो परिषद पर परिचर्चा के दौरान एक सामान्य मत देगा, लेकिन जब दोनों के यानी कि जब पक्ष और विपक्ष 2 मत, यानी कि जैसा कि जानते हैं कि 15 सदस्य जो भारत परिषद के थे और 1 सदस्य भारत मंत्री था, तो उन पर निर्णय लेने के दौरान जब कभी मतदान होगा या मत लिया जाएगा तो सामान्य मत के तौर पे एक बार भारत मंत्री मत देगा। उसके बाद अगर दोनों के मत यानी पक्ष और विपक्ष के मत सामान्य हो जाते हैं या समान हो जाते हैं तो उन समान मत के दौरान विशेष मत देने का भी इसको अधिकार था। यानी कि अब यह 2 बार मत दे सकता था। जो भारत मंत्री था वो परिषद के निर्णयों के संबंध में 2 बार मत दे सकता था। भारत मंत्री के लिए एक विशेष बात यह भी है कि इसके जो निर्णय थे उनमें अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में परिषद के निर्णयों को मानना बाध्यकारी था। यानी कि जो भारत मंत्री था या जो भारत सचिव था वह अखिल भारतीय सेवाएं, यानी जैसा कि आज भी आप जानते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 उल्लेख करता है। तो भारत में जो अखिल भारतीय सेवाएं निर्मित की जानी थी, नए पद सृजित किए जाने थे, उनको सृजन करने के संबंध में और अर्थव्यवस्था के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें भारत मंत्री के मानने अथवा न मानने की कोई बाध्यता नहीं थी। यानी कि वो भारत परिषद जो भी निर्णय इनको देगा भारत सचिव उसको मानने के लिए बाध्य हैं, उस पर अधिक वो राय या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं
1858 के अधिनियम में और महत्वपूर्ण बातें क्या थी? अगला है कि इसी चार्टर के द्वारा जो भारत सचिव और उनकी परिषद, इन लोगों के वेतन का जो भार था, वेतन भार भारतीय राजकोष से देना प्रस्तावित हुआ। भारतीय राजकोष से देना प्रस्तावित हुआ, ठीक ना। तो यहाँ हमने ये जाना कि भारत सचिव का जो और उसकी परिषद के जो वेतन भार थे, उन वेतन का जो भार था वो भारतीय राजकोष पे डाल दिया गया। अगला महत्वपूर्ण है कि 1858 के अधिनियम में ही एडवोकेट जनरल का पद सृजित किया गया। एडवोकेट जनरल का पद सृजित किया गया। एडवोकेट जनरल का पद सृजित किया गया। आज भी आप जानते हैं कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी का पद दिया गया है और महान्यायवादी का जो कार्य होता है वो कार्यपालिका के किसी भी वाद संबंधी निर्णयों में उनकी सहायता करना। तो यहाँ भी है गवर्नर जनरल के जो परिषद थे, उस गवर्नर जनरल की परिषद के संबंध में जो कानूनी वाद होते थे उनकी सहायता के लिए एक एडवोकेट जनरल का पद सृजित किया गया। और इसी एडवोकेट जनरल के पद से लेकर के आज भी हमारे केंद्र में महान्यायवादी और राज्यों में महाधिवक्ता का पद सृजित किया गया है। तो यहाँ हमने देखा कि भारत सचिव का पद, भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन भार जो था वो भारतीय राजकोष पर डाल दिया गया। इसके साथ साथ अगला जो महत्वपूर्ण था कि वो एडवोकेट जनरल का पद सृजित किया गया और एडवोकेट जनरल का जो कार्य था वो गवर्नर जनरल की परिषद के संबंध में जो भी कानूनी मामले थे उनमें सलाह देना था। इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण कार्य का था कि 1858 के अधिनियम के आधार पर ही 1861 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा बजट की शुरुआत की गई। बजट पेश किया गया और इसी कारण भारत में जेम्स विल्सन को भारत की बजटीय परंपरा का जनक भी कहते हैं। तो 16 फरवरी 1861 को जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत का बजट पेश किया गया। हालांकि बजट शब्द भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। बजट शब्द के लिए जो अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 202 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बजट का उल्लेख किया गया है, उसको संबोधित किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम सामान्य तौर पे बजट कहते हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1861 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। अगला और अंतिम है कि इस अधिनियम के आधार पर जो भारत में जो गवर्नर जनरल था, अब वो ब्रिटिश के सम्राट का प्रतिनिधि भी हो गया। यानी कि उसका कार्य भारत में शासन का भी संचालन करना था और ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधित्व भी करना था। तो 1858 के अधिनियम के आधार पर भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का मतलब होता है सामान्य तौर पर आज जिसे हम एम्बेसडर या राजदूत भी कहते हैं। जैसे एक देश का दूसरे देश में जो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, उस तौर पे इसे वायसराय भी कहते हैं। तो उसे राजदूत कहते हैं, सामान्य तौर पर एम्बेसडर कहते हैं। हालांकि जो राष्ट्रमंडल देश के सदस्य होते हैं उनके आपस के सदस्यों को उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर कहते हैं। तो यहाँ वायसराय कहा गया, यानी कि ये राजा का प्रतिनिधि होता था। दोनों पद इसके पास होते थे। गवर्नर जनरल का भी पद होता था, वायसराय का भी पद होता था। जब वो भारत के ब्रिटिश भूभाग में जब परिभ्रमण करता या भारत के ऐसे क्षेत्रों में परिभ्रमण करता या यात्रा करता जो ब्रिटेन के अधीन था, तो वहाँ वो गवर्नर जनरल के रूप में जाता था। लेकिन जैसे ही वो किसी राजा के यहाँ प्रतिनिधि के तौर पे जाता था, तो वहाँ वो ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। तो यहाँ इस प्रकार से 1858 के अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बातें हमने
देखिए इन बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने से ये चीज़ें आसानी से सरलता से समझ में आ जाएंगी। अन्यथा आप चाहें तो अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो एक बार दो बार वीडियो को पीछे करके या रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी। प्रयास करें कि वीडियो को लाइव देखें, डाउनलोड करके देखने से इससे कोई बहुत विशेष आपका व्यय नहीं होगा। हालांकि इससे मुझे बहुत अधिक तुरंत लाभ भी नहीं होने वाला है, पर इस संबंध में आप लाइव देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। आइए आगे बात करते हैं 1861 के अधिनियम पर। आइए अब बात करते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम पर। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसके द्वारा भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। शासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत से मतलब यह है कि इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास जो प्रोविंस थे उनको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। एक बार पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। केंद्रीकरण के बारे में अगर आए कि भारत में सत्ता का केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई, तो यह 1773 के चार्टर के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और पूर्ण केंद्रीकरण की अगर बात आएगी तो वहाँ 1833 का चार्टर आ जाएगा। तो यहाँ 1861 के अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा अब क्या हुआ, भारत में विधायिका का गठन किया गया। विधायिका का गठन किया गया। 1853 के चार्टर के द्वारा ही गठन करने की संकल्पना लाई गई थी, पर वह मूर्त रूप न ले सका। और 1853 के चार्टर को अभी लागू किया ही जा रहा था। इसी बीच 1857 की क्रांति हो जाती है और परिणाम यह होता है कि 1858 का अधिनियम आता है और इसे सामान्य तौर पे भारत में विधायिका के गठन की पूरी प्रक्रिया लागू नहीं हो पाती। और यहाँ 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में विधायिका का गठन किया जाता है, यानी कि अब भारतीयों को धीरे धीरे प्रतिनिधित्व देने जाने की शुरुआत हुई। हालांकि यह निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते थे। हम यह भी कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ 1861 के अधिनियम को हम कह सकते हैं। विधायिका में जो भारतीय थे उन भारतीयों के निर्वाचन नहीं हुए थे, निर्वाचन की बात नहीं की गई थी। इनका ये नॉमिनेटेड थे, यानी इनको नामित किया गया था। तो इस प्रकार से भारत में विधायिका के गठन कब किया गया, तो 1861 के अधिनियम में। हालांकि यह सवाल बने कि भारत में कार्यपालिका और विधायिका के विभाजन का आधार कहाँ से दिखता है, तो 1853 के चार्टर को हम कहेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली को हम सामान्य तौर पे पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। विभागीय प्रणाली है क्या, तो आज आप देखते हैं कि उस जो मंत्रिमंडल है उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों को, एक सदस्य को कई विभाग दिए जाते हैं, पर प्रायः एक ही विभाग एक मंत्री को दिया जाता है जो बड़ा विभाग होता है। जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, ये अलग अलग जो मंत्रियों को मंत्रालय देने की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1861 के अधिनियम से। तो यहाँ आप ये जानिएगा कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब हुई, तो 1861 के अधिनियम से। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1861 के अधिनियम से। मंत्रियों को विभाग बांटने की शुरुआत या परंपरा कब शुरू हुई, तो 1861 के अधिनियम से। इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण बात है कि इस अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर अध्यादेश, जो गवर्नर थे, गवर्नर को परिषद के निर्णयों के विरुद्ध, यानी कि विधायिका जो थी वो गवर्नर की परिषद माने जाते थे,
और परिषद में उनके साथ साथ अन्य विधायी सदस्य भी होते थे। तो कई बार क्या होता था कि उसमें परिषद गवर्नर के निर्णय से भिन्न मत रखते हुए राय देती थी, जिससे गवर्नर को अपने निर्णयों को लागू करवाने में समस्या होती थी। तो यहाँ ब्रिटिश संसद ने जो गवर्नर थे, गवर्नर को यह अधिकार दिया कि वह जो परिषद है, उस परिषद में जो सदस्य हैं उनके निर्णयों से भिन्न मत रखते हुए भी वो चाहें तो कानून बना सकते हैं। और उसके लिए अध्यादेश शब्द, यानी जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश की शुरुआत की गई। अध्यादेश का अधिकार दिया गया। आज भी आप देखते हैं। और इस अध्यादेश के अधिकार जब इनको दिया गया तो इसकी वैधता कब तक थी, यानी अध्यादेश की वैधता कब तक थी, तो 6 माह थी। आज भी आप देखेंगे कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह तक आज भी प्रभावी रहता है। तो यहाँ हमने देखा 1861 के अंतर्गत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत कि भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और बम्बई और मद्रास को जो प्रोविंस थे उनको पुनः एक बार कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसके साथ साथ भारत में विधायिका का गठन किया गया। भारत में विधायिका के शुरुआत कब मानी जाएगी, तो 1853 में, लेकिन गठन नहीं हो सका था। अभी केवल प्रक्रियाएं चल रही थी और उसमें यह कहा गया था कि इसमें 12 सदस्य होंगे, जिसमें गवर्नर जनरल के 4 सदस्य होंगे, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य होंगे। इसके साथ साथ जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीश होंगे। इसके साथ साथ जो अन्य सदस्य होंगे, उन सदस्यों में जो प्रोविंस हुआ करते थे, बंगाल, आगरा, मद्रास और बम्बई। आगरा 1833 के चार्टर के द्वारा प्रोविंस बना दिया गया था, यानी कि जैसे बम्बई और मद्रास सामान्य तौर पे एक प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे, वैसे ही 1833 के चार्टर के द्वारा आगरा को भी एक प्रोविंस बना दिया गया था। तो 4 प्रोविंस के सदस्य थे, यानी कि इसी के द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा दिया गया था। तो हमने देखा कि भारत में विधायिका का गठन कब किया गया, तो 1861 के अधिनियम में। शुरुआत कब की गई, तो 1853 में, पर वो गठन नहीं हो सका था, हमने कई बार आपसे कहा। तो यहाँ देखिएगा कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। और विभागीय प्रणाली का जनक किसको मानेंगे, तो कैनिंग को, लॉर्ड कैनिंग को हम भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम का जनक मानते हैं भारत में। इसके साथ साथ आगे गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। गवर्नर को अन्य आदेशों में यह भी आदेश था कि वह किसी भी नए प्रांत का गठन कर सकता था, नए प्रांत के गठन के साथ साथ वह गवर्नरों की नियुक्ति भी कर सकता था। ये सारे अधिकार किसको दिए गए थे, तो गवर्नर जनरल को, यानी कि जो उस समय वायसराय भी था। तो यहाँ हमने देखा 1858 का अधिनियम, इसके बाद हमने देखा 1861 का अधिनियम, और इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बातों पर हमने चर्चा की। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो छूट जाती हैं वो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। सामान्य तौर पर हमने कहा कि उसी विषयों पर हम चर्चा करेंगे जिनका संविधान में कहीं न कहीं भूमिका होगी, या संविधान में जिनका कहीं न कहीं योगदान है। क्योंकि हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, और संवैधानिक विकास में आज भी आप देखेंगे कि संविधान में अध्यादेश है, तो उस अध्यादेश को कब पहली बार स्वीकार किया गया, तो 1861 के अधिनियम में। आप देखेंगे संविधान में वीटो पावर है, तो वीटो पावर कब लाया गया, तो 1786 के चार्टर में। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन कब किया गया। आज भी हमारे संविधान में है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के संबंध में जो गठन की बात हम पढ़ते हैं वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ते हैं। न्यायपालिका के गठन की बात हम पढ़ते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ विधायिका के गठन की बात करते हैं तो गठन 1853 में पढ़ते हैं। 1853 के चार्टर के द्वारा शुरुआत, पर गठन कब हुआ, तो 1861 में। हमने बताया कि 53 में शुरुआत की गई थी, पर वो पूरे तरीके से लागू नहीं हो सकी थी, यानी परिकल्पना सिद्ध नहीं की जा सकी थी। तो हमने 1858 और 1861 के अधिनियम पर बेहतर ढंग से चर्चा की। अगली कक्षा में हम और महत्वपूर्ण खंडों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।